हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। आई एम डॉक्टर नेहा वर्मा। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी एनवायरनमेंट पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है। इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट आपका इफेक्ट हो रहा है। तो एज अ ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनवायरनमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, तो आपको मिलेगा कि एनवायरनमेंट के सेक्शन से आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कवरेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज, कन्वेंशन, ये सब डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैंने सारे कन्वेंशन और ट्रीटीज को कवर नहीं किया हुआ है, और इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं जो मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आप एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा, और यहाँ मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ बोर्ड पर लिखी नहीं जा सकती है। तो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो यहाँ लिख रखे हैं, बाकी उनका जो डिटेल है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। सो विदाउट एनी मोर डिले, पहले हम आपको कुछ 3 टर्म बता देते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये क्या है, ये कुछ आपकी ट्रीटीज़ हैं, कुछ आपके कन्वेंशन हैं, कुछ आपके प्रोटोकॉल हैं। तो आपको बेसिकली इन तीनों शब्दों में अंतर पता होना चाहिए। ये 3 टर्म कई बार हम उसको ऐसे आप देखते हैं प्रैक्टिकली लोग ऐसे यूज़ कर देते हैं, पर एग्जैक्ट उसका मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ट्रीटी। ओके, ट्रीटी क्या होती है? देखिए, जब 2 कंट्री या 2 से ज़्यादा कंट्री किसी पर्टिकुलर इशू के लिए ट्रीटी साइन कर देते हैं, तो फिर वो ट्रीटी उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बाइंडिंग हो जाती है। तो ये ट्रीटी होती है। दूसरा हमारे पास टर्म होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है? कन्वेंशन में मल्टीपल कंट्री आते हैं, बैठते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे अपनी सहमति देते हैं कि हाँ भाई, ये एक टॉपिक है, ये एक इशू है और हमें इस सब पे बातचीत करनी चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं कन्वेंशन। अभी ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। तीसरा आपके पास टर्म होता है प्रोटोकॉल, राइट? तो प्रोटोकॉल क्या होता है? आप कोई भी किसी कंट्री ने कोई ट्रीटी साइन किया या फिर वो किसी कन्वेंशन में है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, उसको लागू कैसे किया जाएगा। अगर कन्वेंशन हुआ तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सहमति बनी है, अब उसे कैसे हम लागू करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए पूरा एक एक लॉज की लिस्ट बनाई जाती है। तो ये जो लॉज की लिस्ट बनाई जाती है, जो नियमों की लिस्ट बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पर्टिकुलर इशू के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया जाता है, तो डिफरेंट कंट्री को एक एक प्रोटोकॉल, एक एक लॉज को अलग से रेटिफाई करना पड़ता है, तब वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बाइंडिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 टर्म देखे, एक आपका ट्रीटी क्या होती है, दूसरा कन्वेंशन क्या होता है, और तीसरा प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव हैं जो अभी तक एनवायरनमेंट के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में लिए गए हैं, तो वो क्या है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे हैं, अंटार्कटिक ट्रीटी। ओके, ये मेरे यहाँ पे जो आप एक लिस्ट देख रहे हैं, ओके, ये मैंने इसको एक सीक्वेंस में लगाया हुआ है, राइट? तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी की। ये आपकी 1959 में साइन की गई थी। ओके, इधर आप देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने इसको कब साइन किया है। तो इंडिया, इधर आप देख सकते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी, इंडिया साइन इट 1983। इंडिया ने इसको 1983 में साइन किया था। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिकली अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या, राइट? तो अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है? ये आपकी एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें ये होल कॉन्टिनेंट के लिए आपकी एक सिंगल ट्रीटी है। ओके, इसमें ये कहा गया है कि जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है उसको सभी यूज़ कर सकते हैं, वो सारे कंट्रीज़ के लिए है, सभी उसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा क्या बोला गया है, अगर मैं इसके सेक्रेटेरिएट की बात करती हूँ तो इसका सेक्रेटेरिएट आपका ब्यूनस आयर्स में है। ओके, इस ट्रीटी के अंडर में बेसिकली आपके 4 आर्टिकल हैं। आई रिपीट, अगर मैं बात करती हूँ अंटार्कटिक ट्रीटी की, तो इस ट्रीटी के अंडर में आपके 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है ये जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है इसको सारे कंट्री यूज कर सकते हैं पीसफुल पर्पस के लिए। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक स्टडी की जा सकती है, किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए इसको अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि अगर इस कॉन्टिनेंट पे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, ओके, तो वो सारे कंट्री के लिए ओपन रहेगी। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी रिसर्च कर ली तो वो उस कंट्री की हो गई, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पर कोई भी रिसर्च की जा रही है तो वो सारे कंट्री के लिए ओपन रहेगी। आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? इसमें चेकिंग वगैरह भी की जा सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर में कुछ कन्वेंशन भी आए हैं। ओके, ये क्या क्या कन्वेंशन है? तो फर्स्ट कन्वेंशन आपका है कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट अंटार्कटिक सील, है ना। अंटार्कटिक सील को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन आया है। सील क्या होता है? ये बेसिकली एक एनिमल है जिसके पैर नहीं होते हैं, आप लोगों ने कई बार इमेजेस में देखा भी होगा। दूसरा जो इसके अंडर में कन्वेंशन आया है अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर में, वो आपका आया है इसका जो मरीन रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर सकते हो। जैसे फिशिंग एक्टिविटीज है या कुछ और हैं, तो एक सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूज कर सकते हो। तीसरा कौन सा कन्वेंशन आया है अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर में? तो ये आया है अंटार्कटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ओके, इसको आप मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हो। तो फ्रेंड्स, आपका जब एमसीक्यू बनेगा ना, तो यहाँ से एमसीक्यू बनेगा कि बताइए जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है वो कौन सी ट्रीटी के अंडर में आया है या फिर वो किससे रिलेटेड है। ओके, तो इस तरह से जो साइड में छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताती जाऊंगी, आप उसको लिखते जाइएगा। तो ये आपका फर्स्ट था अंटार्कटिक ट्रीटी। ये बेसिकली अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के लिए है। इसमें बोला गया है कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट सब यूज कर सकते हैं, उस पर अगर कोई रिसर्च हो रही है तो सारे कंट्री के लिए ओपन रहेगी, और इंडिया का भी रिसर्च सेंटर वहाँ पर है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी की। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? ये आपकी 1967 में साइन की गई थी। इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 27 जनवरी 1967 में इसको अडॉप्ट किया था। ओके, इंडिया भी इसका मेंबर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये देखिए, मैंने अलग से भी यहाँ पे स्पेशली लिख रखा है इंडिया किस किस में मेंबर है, किस किस में कौन सी ट्रीटी इंडिया ने भी साइन कर रखा है ना। ये चीज़ भी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको कोई ट्रीटी या कन्वेंशन दे दिया और उसमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, या फिर इंडिया ने इसको साइन कर रखा है या नहीं, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 27 जनवरी 1967 में अडॉप्ट किया था। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है जो आपका आउटर स्पेस है, तो पहली बात आउटर स्पेस क्या होता है, राइट? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं आउटर स्पेस। ओके, तो इस ट्रीटी में ये बोला गया है कि आउटर स्पेस फर्स्ट उसको मैनकाइंड की भलाई के लिए यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी वेपन्स वगैरह लेके जा रहे हो, उसमें कुछ भी ऐसे डैमेज कर रहे हो, तो ये सब नहीं करना है। उसको मैनकाइंड की यानी कि मानवता की भलाई के लिए आउटर स्पेस को यूज करना है। सॉरी, ओके, सो तो ये आपका आउटर स्पेस ट्रीटी में फर्स्ट क्या था कि अगर हम आउटर स्पेस को यूज कर रहे हैं तो वो मैनकाइंड की भलाई के लिए यूज किया जाएगा। सॉरी, दूसरा इसमें ये बोला गया कि जो आपका आउटर स्पेस है, ओके, इस पर किसी कंट्री का पर्टिकुलर राइट नहीं है, पर्टिकुलर उस पर किसी की सॉवरेनिटी नहीं है। कोई ये बोले कि नहीं ये मेरा एरिया है, तो ऐसा नहीं है, वो सबका है। ओके, तीसरा क्या है? अभी इस पे मतलब क्या है, जैसे कोई भी आपका वेपन वगैरह है तो उसको भी इसको बोला गया है कि इसको उसके लिए यूज नहीं किया जाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या आज हमें आउटर स्पेस ट्रीटी को अपडेट करने की ज़रूरत है, उसको एक नया आउटर स्पेस ट्रीटी लाने की ज़रूरत है?
तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल हमें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई प्राइवेट पार्टनर्स आ गए हैं। ओके, कई आपके एंटी सैटेलाइट वेपन बन गए हैं आज के टाइम पे, और हमें देखने को मिलता है बहुत सारा आपका स्पेस ड्रेब्रिस इकट्ठा हो गया है, अंतरिक्ष कचरा बहुत सारा हो गया है। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि इसे फिर से अपडेट करने की ज़रूरत है। इसके अंडर में कुछ एग्रीमेंट भी आए हैं। यस, आउटर स्पेस ट्रीटी के अंडर में आपके कुछ एग्रीमेंट भी आए हैं। तो फर्स्ट एग्रीमेंट आपका आया है रेस्क्यू एग्रीमेंट, है ना। रेस्क्यू एग्रीमेंट में क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई एस्ट्रोनॉट किसी अदर कंट्री में पहुंच जाता है, ओके, बाई एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू या कैसे भी, तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करे, उसकी रक्षा करे। ओके, दूसरा क्या इसमें एग्रीमेंट आया है आउटर स्पेस ट्रीटी के अंडर में, वो ये कहता है लाइबिलिटी एग्रीमेंट। अगर कोई पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का अगर डैमेज होता है तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तीसरा आपका आया है रजिस्ट्रेशन, और चौथा आया है आपका एग्रीमेंट। उसमें बोला गया है कि मून को कोलोनाइज नहीं किया जा सकता। आउटर स्पेस ट्रीटी के अंडर में जो फोर्थ एग्रीमेंट आया है उसमें ये बोला गया है कि मून को कोलोनाइज नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली ये आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी थी। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये रामसर कन्वेंशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस पे आप जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क कर सकते हैं ना, उतना आप कर लीजिए, क्योंकि इस कन्वेंशन से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। ओके, तो ये आपका रामसर कन्वेंशन है। ओके, ये कन्वेंशन क्या है, सो दिस इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये आपका वेटलैंड पे कन्वेंशन है, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन है। और ये कब हुआ था, ये आपका 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया है, और ये आपका लागू कब हुआ है, तो ये आपका 1975 में लागू हुआ है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ रामसर सिटी की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। यहाँ से भी आपसे पूछ लेंगे कि बताइए रामसर सिटी कहाँ है या फिर रामसर कहाँ पे है। तो ये देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, रामसर आपका ईरान में पड़ता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है 2 फेब, राइट। 2 फेब को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। रामसर कन्वेंशन आपका 1971 का है, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए है। 2 फेब को आपका वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और रामसर कहाँ पे है, तो ये आपका ईरान में है। अब यहाँ पर हम एक चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये वेटलैंड होते क्या है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मैं जितना भी बता रही हूँ ना रामसर कन्वेंशन में, फ्रेंड, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। तो वेटलैंड क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी ऐसा मार्सी वाटर या फिर पेटलैंड वाला एरिया, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर फ्लोइंग वाटर हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, नेचुरल हो या फिर आपका आर्टिफिशियल हो। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, स्टैटिक हो या फ्लोइंग वाटर हो, ये सारे एरियाज जो हैं वो आपके वेटलैंड के अंडर में आएंगे। लेकिन 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 एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये है, इसकी जो गहराई है, ओके, लो टाइड के टाइम पे 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी गहराई एट द टाइम ऑफ लो टाइड भी अगर 6 मीटर से ज़्यादा गहरी है तो फिर उसको वेटलैंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और वेटलैंड को कंसीडर करने का क्या क्राइटेरिया है, तो इसका आपका कुछ ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया होता है, कुछ आपका इकोलॉजिकल क्राइटेरिया होता है। ज्योग्राफिकल में मैंने अभी आपको बताया है ना, इतनी गहराई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इकोलॉजिकल में क्या है आपका, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कम से कम 20,000 वर्ड्स यहाँ पे मतलब होने चाहिए, 20,000 वर्ड्स की गैदरिंग होनी चाहिए, वो इस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। एंड यस, यहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन आ चुका है, राइट। वो आपसे दे देंगे बताइए इसमें 2000 वर्ड्स की गैदरिंग है, तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप याद रखिए 20,000 मिनिमम। ओके, इसके बाद में ये बायोडाइवर्सिटिकली रिच एरिया होना चाहिए, यहाँ पर फिशिंग होनी चाहिए, एनवायरमेंटल रिच हो, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसी साइट को हम वेटलैंड साइट बोलेंगे। अब अभी क्वेश्चन आता है इंडिया में अभी कितनी वेटलैंड साइट्स हैं, तो यस, इंडिया में अभी आपकी 75 वेटलैंड साइट्स हैं। ओके, आई रिपीट, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो अभी आपकी 75 वेटलैंड साइट्स हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसे आप हाईलाइट करके लिख लीजिए अपने नोट्स में।
इसमें जो रामसर कन्वेंशन आया था, इसके अंडर में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है ना, इसको मेंटेन किया जाता है 1990 से। 1990 से रामसर कन्वेंशन के अंडर में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, राइट। अब ये मॉन्ट्रिक्स सिटी कहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड, तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ती है। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है क्या, राइट। तो अभी क्या है, कोई पर्टिकुलर कंट्री में अगर कोई ऐसे वेटलैंड साइट है जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि हाँ ये वाले वेटलैंड साइट ऐसे हैं जिनको बचाने की ज़रूरत है, तो ऐसे वेटलैंड साइट को हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर में रखते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अभी फिलहाल 2 वेटलैंड हैं जो आपके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं। एक आपका क्लैडियो नेशनल पार्क राजस्थान का है और दूसरा आपका लोकटक लेक मणिपुर का है, ओके। पहले यहाँ पे चिल्का लेक उड़ीसा की, वो भी इसमें आती थी, लेकिन अभी आज के डेट में क्या है, चिल्का लेक इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर कोई पर्टिकुलर वेटलैंड साइट जो आपकी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दी जाती है, तो ये गुड न्यूज़ है कि भाई उस साइट में डेवलपमेंट हुआ है, ओके, इसलिए अब उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। तो ये आपको रामसर कन्वेंशन पता होना चाहिए, वेटलैंड के लिए है, 1975 में आया था। इसके अंडर में आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है जो 1990 से उसको मेंटेन किया जा रहा है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, तो इसमें जो आपकी ऐसी वेटलैंड साइट है जिनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो रखी जाती है। इंडिया में अभी फिलहाल 2 ऐसी वेटलैंड साइट है जिनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। एक आपका क्लैडियो नेशनल पार्क राजस्थान का है और दूसरा आपकी लोकटक लेक मणिपुर की है। चिल्का लेक पहले थी लेकिन अभी नहीं है। अब यहीं से एमसीक्यू में आपको फंसा देंगे, वो दे देंगे बताइए चिल्का लेक भी है, तो अभी उसमें नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, ओके। तो इसमें क्या है, 1972 1972 से यूनेस्को, राइट, यूनेस्को क्या करता है, आपके वर्ल्ड के जितने भी हेरिटेज साइट है उनका एक लिस्ट मेंटेन करता है, ओके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको जाननी पड़ेगी, वो क्या होता है, टेंटेटिव लिस्ट, है ना। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है। तो टेंटेटिव लिस्ट में क्या होता है, देखिए पर्टिकुलर कोई कंट्री है, उसे लगता है कि हाँ उसके यहाँ ये साइट है जो हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में होना चाहिए, तो वो अपने यहाँ की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट साइट होती है उनकी एक लिस्ट तैयार करती है, ओके। उस लिस्ट को हम बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। फिर वो वाली लिस्ट में से जो यूनेस्को होती है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ साइट को सिलेक्ट करती है और वो यूनेस्को अपनी लिस्ट में डालती है, तो ये होती है आपकी टेंटेटिव लिस्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, राइट। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था, ये आपका 1972 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, कुछ आपके प्रिंसिपल बनाए गए और ये आपका फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल डिक्लेरेशन है, इस चीज को याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल डिक्लेरेशन है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इसमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ आपके प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइट्स, CITES 1973। इसको मैं अपने पुराने लेक्चर में भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन हम एक बार इसे शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। CITES साइट्स ये क्या है, कन्वेंशन टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ बोथ एंडेंजर्ड वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। अब यहाँ पर इस चीज़ पे आप नोटिस करिए, एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ दोनों, फ्लोरा भी और फोना भी, दोनों को उनका इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है इलीगली, ओके, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये साइट्स आया था। कब आया था ये, 1973 में ये आया था, ओके। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ओके। इस चीज़ को याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है वाशिंगटन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये आपका साइट्स ही है। अब हम बात करते हैं इसमें बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ साइट्स की, तो ये 1963 में IUCN में जो आपका रेजोल्यूशन हुआ था उसके अंडर में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था इसका साइट्स का, ओके, इसको 1973 में साइन करने के लिए इसको रखा जाता है। देन 1975 में ये आपका इम्प्लीमेंट होता है, लागू हो जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है इंडिया, तो इंडिया इसका मेंबर कब बना है या इंडिया ने इसमें कब पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिया
1976 से इसका मेंबर है साइट्स का। ओके, अब साइट्स देखिए डायरेक्टली ट्रेड को बैन नहीं करता है, ये क्या करता है, ट्रेड करने से जो इंसेंटिव मिलता है ओके, उसे ये हैम्पर करता है, उसे ये अफेक्ट करता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल जो ट्रेड किया जाता है फ्लोरा एंड फौना का, वो आपका रुकता है। इसने साइट्स ने बेसिकली हमें 3 अपेंडिक्स दिए हैं, ये अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज रखे गए हैं जो एंडेंजर्ड हैं और जिनका ट्रेड एकदम बैन है। अपेंडिक्स 2 है, उसमें वो स्पीसीज रखे गए हैं जो एंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन लाइसेंस के साथ में उनका ट्रेड किया जा सकता है। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीसीज रखे गए हैं जो पर्टिकुलर किसी कंट्री को लगता है कि हाँ उसके यहाँ ये पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो वो साइड से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये आपके अपेंडिक्स 3 में आता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है बॉन कन्वेंशन, ये 1979 का है। बॉन कन्वेंशन में क्या है, ये बेसिकली आपका जो इसको CMS भी बोलते हैं, ओके, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ओके, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बॉन कन्वेंशन से। तो ये बॉन कन्वेंशन क्या है, देखिए जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल हो गए, चाहे वो मरीन हो गए, चाहे वो एवियल हो गए, जितने भी ऐसी स्पीसीज हैं उनके पूरे रेंज में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये कन्वेंशन आया था, बॉन कन्वेंशन 1979 में। आपने जैसे देखा होगा जब पर्टिकुलर जो सीजन चेंज होता है तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, या फिर टॉर्टोइज कई बार आते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो जब वो ये माइग्रेशन करते हैं तो उनके पूरे रेंज में क्या होता है, उनको कई बार वो मर जाते हैं, कुछ ऐसा दिक्कत हो जाती है, तो उनका पूरा रेंज प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये कन्वेंशन आया है, कन्वेंशन बॉन कन्वेंशन, या फिर हम इसको CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये 1979 में आया था। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका मॉन्टेविडियो प्रोग्राम, ये आपका 1982 से है। मॉन्टेविडियो प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी थी इसको UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। ये आपका मॉन्टेविडियो प्रोग्राम UNEP द्वारा 1982 से मतलब इसको चलाया जा रहा है। और इसमें बेसिकली है क्या, इसमें हर 10 साल पे कुछ ऐसे रूल बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जो अपडेट किए जाते हैं जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसी के अंडर में एक कन्वेंशन आया था, वेसल कन्वेंशन, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, वेसल कन्वेंशन 1989 में आया था, किसके अंडर में आया था, तो ये आपका मॉन्टेविडियो प्रोग्राम के अंडर में आया था। वेसल कन्वेंशन क्या था मैं आपको बता दूंगा। इस वेसल कन्वेंशन देखिए, जैसे जो डेवलप्ड कंट्री थे, है ना, वो क्या करते थे, अपना जो कचरा होता था, जो वेस्ट होता था, उसको समुद्र में फेंक दिया करते थे, सी में फेंक दिया करते थे। तो उससे क्या होता था, जो डेवलपिंग कंट्री होते थे उनको उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका वेसल कन्वेंशन आता है। अब यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात ये है कि वेसल कन्वेंशन रेडियो एक्टिव वेस्ट को कवर नहीं करता है। और MCQ आपका यहाँ से बन जाएगा, वो आपसे पूछ लेंगे बताइए वेसल कन्वेंशन में क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट को किया गया है कवर, तो उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को कवर नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से कन्वेंशन है, अलग से उसके लिए रूल बने हुए हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है तो क्या फिर अब ऐसा है कि कोई भी उसमें अपना मतलब डंप नहीं करता है ऐसे गार्बेज, तो ऐसा नहीं है, अभी भी डंप किया जाता है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से वेसल प्रोटोकॉल आया है 1999 में, 1999 में एक अलग से प्रोटोकॉल आया है। तो उसमें ये है कि अगर आप अपना ऐसे गार्बेज डंप कर रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, तो उससे अगर कोई भी नुकसान होगा तो उस पर्टिकुलर देश को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका वेसल प्रोटोकॉल था। ओके, इसके बाद में आपका IPCC है ना। तो IPCC क्या है, IPCC ये आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे। ये क्लाइमेट चेंज में क्या क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट पब्लिश करता है ये IPCC। ओके, ये UNFCCC से पहले बना हुआ है। ओके, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, IPCC अपना रिसर्च खुद नहीं करता है, इसको डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च सेंटर जो होते हैं वो अपनी रिसर्च करके इसको रिपोर्ट देते हैं, तो फिर ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ओके, अभी तक इसकी 6 रिपोर्ट आ चुकी हैं IPCC की। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
वियना कन्वेंशन की। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। वियना कन्वेंशन, आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। ये आपका 1985 में आया था। ओके, ये फर्स्ट ऐसा कन्वेंशन था जिसने ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात की थी। ओके, आई रिपीट, वियना कन्वेंशन फर्स्ट ऐसा कन्वेंशन था जिसने ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात की थी। वियना कन्वेंशन के अंडर में ही आपका आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, ये आपका 1989 में आता है। गाइस याद रखिए, अभी मैंने एक पहले मॉन्टेक्स रिकॉर्ड डिस्कस किया था और यहाँ पर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका वियना कन्वेंशन के अंडर में आया था। कब आया था? 1989 में आया था। और इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि 94 ऐसे सबस्टेंसेस जो ओजोन को डिप्लेट करते हैं उनको हमें ख़त्म करना है। और कब तक ख़त्म करना है? 2030 तक। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन को रिप्लेस किया गया था HFC के थ्रू। ओके, यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे HFC को भी ये लेके आए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? बाद में हमें ये पता चलता है कि जो HFC होता है वो आपका ओजोन तो डिप्लेट नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो फिर उससे अगेन प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए 2016 में किगाली एग्रीमेंट आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। ये किसके अंडर में आया था, इसमें क्या बोला गया था, तो ये सारी चीज़ें बहुत हैं। तो यहाँ पे जो इसमें किगाली एग्रीमेंट में क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था जो HFC है उसे भी कम करना है। मॉन्ट्रियल में बोला गया था कि भाई हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे HFC को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किगाली में बोला गया कि हमें HFC को भी कम करना है, क्योंकि ये ओजोन डिप्लेट तो नहीं कर रहा लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत कर रहा है ना। तो फिर HFC को भी कम करने की बात 2016 में किगाली एग्रीमेंट में कही गई थी। तो अभी क्या है, किगाली एग्रीमेंट उस पर काम चल रहा है। तो अभी हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह है उनका कहना है कि इससे ओजोन को डिप्लेट, मतलब ओजोन में काफ़ी सुधार हुआ है, ओजोन का जो होल है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है उसके डिप्लेशन में। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ओजोन की, है ना, तो जब इतनी चर्चा की है तो थोड़ा सा ओजोन के बारे में बता देते हैं। ओजोन बेसिकली आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। अगर ये आपकी ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होती है तो फिर ये एक पॉल्यूशन का काम करती है। इसकी अगर मैं मोटाई की बात करती हूँ तो बेसिकली इसकी मोटाई 3 mm होती है। और इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका मेजरमेंट हम डेप्सन यूनिट में करते हैं। ओके, 1 mm आपका 1 डेप्सन यूनिट आपका 0.01 mm के इक्वल होता है। तो अगर मैं ओजोन की मोटाई की बात करती हूँ तो ये आपकी 300 डेप्सन यूनिट इसकी मोटाई होती है। अगर मैं बात करती हूँ ओजोन होल या ओजोन डिप्लेशन की, तो ये आपका अंटार्कटिक साइड में ज़्यादा है और आपका आर्कटिक साइड में कम है, यानी कि पोलर साइड पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे अभी किगाली एग्रीमेंट पे काम चल रहा है, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी राहत मिली हुई है। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ऐसे ही हम अच्छा काम करते रहे, HFC को कम करते रहे, तो शायद 247 तक ये काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारे थे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट समिट है आपका रियो समिट, है ना। तो रियो समिट आपका 1992 में आया था। इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। इसके अंडर में बेसिकली 3 कन्वेंशन आए थे। तो फर्स्ट आपका आया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के नाम से जिसे आप जानते हो। सेकंड आया था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड कन्वेंशन आया था आपका ओके, तो इसके अंडर में आपके 3 कन्वेंशन आए थे रियो समिट के अंडर में। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RGCS के EDU। थैंक यू।